हेलो दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष लाए हैं पॉलिटी का ये 6वां लेक्चर है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास का, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत का संविधान किन किन परिस्थितियों में बनते हुए आज वर्तमान स्वरूप में आपके समक्ष है। और हमने बताया कि जो भी एक्ट आए हैं 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेते हुए पिछली क्लास में हम 1909 के पार्लियामेंटो या भारत परिषद अधिनियम तक हम आपको बता चुके हैं। आप जानते भी हैं कि पार्लियामेंटो सुधार के बाद अगला जो इनका अधिनियम आया उसको भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। 1919 में आया और इसी को मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अच्छा, आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार नाम क्यों दिया गया? तो बोर्ड में भी दिख रहा होगा कि मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के उच्चायुक्त थे इंग्लैंड में, और जो चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पर यह नाम पढ़ा मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। अच्छा, ये आने का कारण क्या था? देखिए, आपको विदित ही है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1919 तक चला। इसमें मुख्यतः दो तरीकों के देशों ने भाग लिया। यद्यपि ये विश्व युद्ध है, बहुत सारे देशों ने भाग लिया, पर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बटा हुआ था ये विश्व युद्ध। मित्र राष्ट्रों में जैसे ब्रिटेन था, अमेरिका था, अमेरिका भी 18 में कूदा तो उसी की तरफ से कूदा, फ्रांस था। धुरी राष्ट्रों में और दूसरे देश थे। तो आपको ये इतिहास में आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम ही होगा। तो जब ये पहला वर्ल्ड वार चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने ये कहा, या और कई राष्ट्रों ने ये कहा कि अंग्रेज अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, माने अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और भारत इसमें सहयोग करे। अगर भारत इसमें सहयोग करता है तो हम भारत को स्वायत्त कर देंगे। तो भारतीय भी इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देते हैं और पूरी तरीके से साथ देते हैं, जिस तरह से ब्रिटेन चाहता है और जितने वो उस समय समर्थवान थे उस तरीकों से वो साथ देते हैं। लेकिन युद्ध के बाद होता यह है कि भारत को वही पुराना हाल ही रहता है। अंग्रेजों ने उन्हें कुछ जैसा उन्होंने वादा किया था अब और वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया, तो भारत को इससे बहुत बड़ी निराशा हाथ लगती है। और उसी युद्ध के दौरान, युद्ध समाप्ति के दौरान ही भारत को यह महसूस होता है कि अंग्रेज जैसे हमको आज तक रखते आए हैं उसी तरह से रखेंगे। इन्होंने जो वादा किया है वह वादा पूर्ण नहीं करेंगे, भले हमने इनका प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया है। तो आप जानते होंगे, आप इतिहास में इसको पढ़े होंगे कि होम रूल आंदोलन का प्रारंभ होता है। ठीक है। और होम रूल का प्रारंभ हो जाता है, आपने इतिहास में पढ़ा है। और जो ब्रिटिश संसद थी, तो भारत के औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। जो सुधार आपको इस बोर्ड में दिख रहा है, हम आपको बताएंगे उन सुधारों में कि कौन कौन से वो सुधार हुए। जो पहला सुधार था, केंद्र में कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, ये सुधार किया गया। लेकिन इस सुधार में यह किया गया कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो केवल सरकारी अमला ही का व्यक्ति ही होगा, कोई भारतीय नहीं बन सकता। माने इस 3 में से कोई भी व्यक्ति, भले वो परिषद के 8 में से 3 सदस्य हैं, पर वो 3 सदस्य कमांडर इन चीफ की पदवी धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सुधार हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। जो पहले आप पढ़े हैं या पहले हम आपको बताए हैं
कि द्वैध शासन था बंगाल में, उस तरीके से फिर से 1919 में प्रांत माने राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अगला सुधार क्या होता है कि प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण की कुछ ढील दी गई। पहले प्रांतों में केंद्र द्वारा काफी सशक्त किया माने शक्ति बरती गई थी, तो उसमें ढील दी गई। ये 1919 कानून के ही अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हुई। जैसा कि आप जानते हैं अभी भी हमारे यहाँ द्विसदनीय है, उच्च सदन निम्न सदन, तो ये 1919 में भी द्विसदनीय व्यवस्था की गई केंद्र में, ठीक है। और सब इंपॉर्टेंट है, देखा आपने 1909 में देखा होगा कि मुस्लिमों के लिए पृथक व्यवस्था की गई, अलग से उनके सीटों का आरक्षण किया गया, ठीक है। उसी तारतम्य में 19 में सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को एवं यूरोपियों को भी पृथक से नेतृत्व दिया गया अलग से 1919 में ही, और 1909 में मुसलमानों को ही दे दिया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। इसके पहले कोई विशेष उत्तरदायी सरकार प्रांतों में नहीं थी, ठीक है। गवर्नर जनरल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा यहाँ पर प्रशासन किया जाता था या शासन किया जाता था। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, यह इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहली बार किस कानून के अंतर्गत प्रत्यक्ष चुनाव हुई, तो आप बताएंगे कि 1919 के अंतर्गत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए, ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, प्रत्यक्ष चुनाव हुए और पहली बार महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया गया। संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। देखिए कि संपत्ति के आधार पर जिनके पास जितनी संपत्ति होगी अधिक से अधिक उनको जो कर चुकाते हैं, जो ज्यादा शिक्षित हैं, उन लोगों को मताधिकार करने का प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन सबको नहीं दिया गया, उसमें भी गिने चुने लोगों को ही दिया गया, लेकिन अलग अलग तरीके से दिया गया कि संपत्ति जिनके पास अधिक है उनका भी प्रतिनिधित्व हो, जो हमें टैक्स या कर देते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो, और जो शिक्षित हैं, अच्छे शिक्षित हैं, अच्छा शिक्षा ग्रहण किया है, उस आधार पर भी मताधिकार देने का दिया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यकाल का सृजन किया गया। तो ये है इंपॉर्टेंट सुधार जो भारत में, ये अगला जो आता है भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन इसी अधिनियम से किया गया था, और यह मील का पत्थर साबित हुआ हमारे संविधान में। अब यह बहुत लंबा चौड़ा संविधान था, इसका दस्तावेज बहुत ही लंबा चौड़ा था, क्योंकि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान की नींव इसी से पड़ी। हम आप जब आगे हम आपको बताएंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तब हम एम.एन. रॉय की बात करेंगे। मानवेंद्र रॉय की 34 में उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी और 35 में कांग्रेस द्वारा मान ली गई थी। तो यही जब आगे बताएंगे तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे, पर ये मूलभूत आधार है हमारे संविधान का। तो आइए समझते हैं कि इस संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए। तो पहला बदलाव हुआ कि पहली बार संघात्मक सरकार बनने का प्रयास किया गया। हमने कहा कि प्रयास किया गया, तो जो 331 हमने बताया, तो संघीय में 59 विषय, राज्य में 54 विषय माने 59 और 54 विषय, और सामवर्ती में सूची में 36 विषय किए गए कि भाई संघी के लिए 59 विषय, राज्यों के लिए 54 विषय
और सामवर्ती, जो इन दोनों के लिए आप जानते हैं कि सामवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कार्य करते हैं, तो इनके लिए 36 विषय बनाए गए। लेकिन जो अवशिष्ट, जो इनके अलावा भी बच गए थे, वो वायसराय को दिए गए कि भाई वायसराय आप उस पर निर्णय लेंगे। अब यहां समस्या क्या आती है? यहां समस्या आती है कि जो हमारे देश में देशी रियासतें थी वो मिलना ही नहीं चाहती थी, तो इस वजह से यह लागू ही नहीं हो पाया। पर यह संघात्मक सरकार बनने का तो प्रयास किया गया। दूसरा क्या हुआ कि प्रांत स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। पिछले में हमने बताया कि द्वैध शासन लागू कर दिया गया था पहले की तरह, पर इस भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और स्वायत्त सरकार की व्यवस्था की गई। अब स्वायत्त सरकार वह सरकार होती जो अपने स्वयं निर्णय ले सकती है, लेकिन अपने दायरे में रहकर। और उसको क्या किया गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने दायरे में रह के अलग अलग 3 क्षेत्रों पर अपने तरीके से उस पर कार्य कर सकती है। और जो तीसरा सुधार हुआ, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। चूंकि यहाँ प्रांतों में माने राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। और उस समय तक भारत में था म्यांमार, जिसको आप बर्मा जानते हैं, तो बर्मा उस समय भारत में ही था। पर इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को पृथक कर दिया गया, ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अब अगला क्या है? मताधिकार का विस्तार किया गया कि माने पहले कम लोग ही मतों का उपयोग करते थे, लेकिन इस अधिनियम से मताधिकार का विस्तार किया गया कि और ज्यादा लोग मत दे सकते हैं। अगर माने तो लगभग भारत की जो उस समय जनसंख्या थी उसके 10%, ऐसा माना जाता है कि जो जनसंख्या का 10% लोगों को इस विस्तार से मताधिकार का अधिकार मिला। अब महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ? दलित जातियों और महिलाओं मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब हम आते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं कि इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दें कि सांप्रदायिक अवार्ड आया, एक कमीशन आता है, सामन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड, इस तरीके का। उसके बाद ही आप इतिहास में पढ़े हैं या आप जानते हैं कि एक समझौता हुआ जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में वो समझौता हुआ। उसी समझौता के लिए ही दलित जातियों और महिलाओं और मजदूरों के लिए वहीं से ही अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब उसके हम डिटेलिंग में नहीं जाना चाहेंगे कि जैसे आपने पूर्व में देखा कि मुसलमानों को पृथक दिया गया, फिर सिखों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो दलित और महिलाओं के लिए भी अलग किया जा रहा था। तो गांधी जी अड़ गए कि नहीं, ये हिंदुओं के ही हिस्से हैं और ये हिंदू से अलग नहीं होंगे, हम बल्कि इनकी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे। तो उसी पूना पैक्ट के समझौते के ही तारतम्य में 1935 में दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है। देश की मुद्रा की साख एवं नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, यहां से खूब क्वेश्चन वनडे एग्जामों में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, ठीक है। यह बात यहां तक समझ में आई। अगला क्या है कि संघीय न्यायालय का प्रावधान किया जाता है। संघीय न्यायालय का प्रावधान कि भाई न्यायालय बनाए जाएंगे, ठीक है। वो कब होता है? आपसे कभी पूछ दिया कि संघीय न्यायालय का प्रावधान कब हुआ, तो आप आसानी से आंसर देंगे 1937 में होता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत सन 1937 में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। अगला क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ? संघीय लोक सेवा आयोग, जो आज वर्तमान समय में आप यूपीसीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, उसका गठन किया गया। जो वर्तमान में हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया गया, ये स्थापना की गई। बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग माने स्टेट जो पीएससी होती हैं
उनकी भी स्थापना की गई और उसमें यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो इस अधिनियम में ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1947 की आजादी के समय वह कौन सा कानून था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिनियम के अंतर्गत ही हमारे देश को आजादी मिली और एक बहुत बड़ा भूभाग था जिसमें 2 देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो ये अधिनियम था। तो इसमें जानने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से चर्चा कर रहे हैं। पहली बार 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली उनका नाम था, वो उदारवादी नेता थे। उन्होंने घोषणा की कि भारत को 30 जून 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य वहां भारत से समाप्त कर लिया जाएगा। मतलब भारत को 30 जून 1947 को आजाद कर दिया जाएगा। हालांकि क्लीमेंट एटली के पहले चर्चिल थे। अगर चर्चिल प्रधानमंत्री रहे होते तो संभवतः 1947 में आजादी हमको न मिल पाती। आजादी मिलने के कई और कारण थे। इतिहास में आप जानेंगे कि हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और महत्वपूर्ण एक कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था जो 1939 से 45 तक चला। आप इतिहास में जाएंगे उसमें इंग्लैंड बहुत प्रभावित था, पहले विश्व युद्ध में भी प्रभावित था, दूसरे विश्व युद्ध में प्रभावित था। भारत ने साथ भी दिया था उसका दोनों विश्व युद्धों में। तो जब ये 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री करते हैं तो जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे उन्होंने आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की बात कही। फिर इसके बाद फिर से क्लीमेंट एटली कहते हैं कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार फिर से यह चीज स्पष्ट करती है कि जो 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान को जो बनाने की प्रक्रिया की गई थी तो संविधान उस क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकारते नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया था। किसके? क्लीमेंट एटली वाली घोषणा की। फिर होता क्या है कि 3 जून 1947 को ही भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, यहां से खूब वनडे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के पहले आखिरी वायसराय तो सी राजगोपालाचारी। थोड़ा सा हम यही स्पष्ट कर देते हैं आपको तो ठीक रहेगा आपको। तो 3 जून 1947 को जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की और इस विभाजन की योजना को पेश करते ही मुस्लिम लीग तुरंत मान गई और मुस्लिम लीग मानी तो कांग्रेस को भी यह माननी पड़ी। और उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी, महत्वपूर्ण जो बदलाव थे वो आपके समक्ष है, उसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। पहला महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ वो यह हुआ कि भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को अपना संविधान बनाने की अनुमति प्रदान की गई कि अलग अलग संविधान समिति का गठन आप कीजिए और अपना अपना संविधान बनाइए। और उसमें यह भी कहा गया, खैर हम जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगला चैप्टर अगला वीडियो लेके आएंगे संविधान का निर्माण, उसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे, जिसमें हम क्रिप्स मिशन भी बताएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट भी बताएंगे कि कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण होता है। तो उस पर हम ज्यादा डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना अपना संविधान बनाने की अनुमति दी गई कि भारत अपने तरीके से अपना संविधान बनाए और पाकिस्तान अपने तरीके से संविधान बनाए। और उसमें यह भी कहा गया कि अगर चाहें तो वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम को भी नकार सकते हैं, अपने तरीके से जो भी संविधान बनाना चाहते हैं तो बना लें, चाहे अंग्रेजों का माने चाहे ना माने, जो उनकी मर्जी हो वो कर सकते हैं, ये छूट दी गई। दूसरा क्या कि 15 अगस्त 1947 को प्रादेशिक शासन इकाइयां
भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। माने दो देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान, और उसमें यह कहा गया कि जो प्रादेशिक इकाइयां हैं जहां चाहे वहां मिल सकती हैं, उनको छूट दे दी गई। बाध्यता नहीं किया गया कि आप भारत में ही मिलेंगे कि पाकिस्तान में ही मिलेंगे। तो वो अपने तरीके से जहां उनकी स्वेच्छा थी वहां मिल सकते थे। आप पढ़े भी होंगे कि हैदराबाद के निजाम है, भोपाल है, बहुत सारी ऐसी देसी रियासतें थी जो भारत से नहीं मिलना चाहती थी, पर सरदार पटेल के हस्तक्षेप में, उस समय गृह मंत्री थे हमारे, तो उनके हस्तक्षेप से इनको मिलाया जाता है। बरदौली ये सब कई जगह है, आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, जाना है। फिर अगला क्या बदलाव हुआ कि ब्रिटिश सम्राट का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त होगा। ठीक है, इसमें यह बदलाव किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, खैर इसमें बहुत सारे बदलाव हैं, पर आपके परीक्षा के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। फिर महत्वपूर्ण क्या है कि भारत राज्य सचिव का पद समाप्त किया गया। वही सचिव जो मार्ले मिंटो में मार्ले थे और चैम्सफोर्ड मैंटेगू में जो चैम्सफोर्ड थे, ठीक है, तो उनका पद समाप्त कर दिया गया तथा इसका कार्य राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव को दे दिया गया, माने सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दिया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, या यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक दें। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।